गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 8 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आपको 15 सितंबर तक, अगर आप 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, तो 15 सितंबर तक करंट अफेयर्स कवर कर लीजिएगा। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो बैक टू विलेज के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाए। गंजेटिक डॉल्फिन को डिस्कस करेंगे, चंद्रयान 3 देखेंगे, केशवानंद भारती के FCRA स्फूर्ति को देखेंगे, देन DFI को डिस्कस करेंगे, चंद्रयान 1 के साथ साथ लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज के साथ साथ पोषण अभियान को डिस्कस करते हुए सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलिए कोटेशंस देख लेते हैं आज की। इट्स नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट्स अ लाइफ इन योर ईयर्स। तो यूपीएससी के अंदर इसे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछने कि आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन जस्ट लाइक दिस कोटेशन, आप कितने घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, उसकी बजाय इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कितनी आप क्वालिटी देते हैं उन घंटों के अंदर। मान लीजिए आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी आप सिर्फ 5 या 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उन 5-6 घंटों के अंदर जो क्वालिटी स्टडी है आप वो कर रहे हैं। आपका मोबाइल जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आपको शो कर रहा है, आपका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, कोई और भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप फोकस होके अपने जो भी टारगेट्स बनाए हैं उस दिन के लिए उसे धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। देन दैट 5 आवर्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे कंपेयर टू 16 आवर्स, जहाँ पे हर 2 मिनट के बाद आपको आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है या कोई और इंडिविजुअल डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर इंटरनली आप उतने ज़्यादा फोकस नहीं है। तो कोशिश करिए जितने भी घंटे आप देते हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्टडीज़ कर रहे हो, अपनी कॉलेज जाते हैं, उसके साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन दो नंबर ऑफ आवर्स आपको कम भी मिल रहे होंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहाँ पे इंश्योर करिए कि उन नंबर ऑफ आवर्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मार्किंग स्कीम के बारे में हम जानते हैं। आपको अपर 2 ब्रैकेट्स में स्कोर करना है, 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर आता है आपका तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको 24 आवर्स में एक बार लेक्चर को रिवाइज करना होता है। लेस देन 6 अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको दोबारा से रिवाइज करना है, 1 घंटे के बाद दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बैक टू विलेज इज एसोसिएटेड विद। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है बैक टू विलेज, ये किससे एसोसिएट करता है? क्या JNK से करता है, पुदुचेरी से, उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से? सोचिए। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से एसोसिएट करता है। और यहाँ पे बैक टू विलेज जो अनाउंस किया गया, इसका 3rd फेज जो है इसे अनाउंस किया गया, जो कि अक्टूबर 2 से अक्टूबर 12 तक चलेगा। ठीक है, पहले 2 फेजेस में क्या हुआ वो तो हम देखेंगे, बट पहले 2 फेजेस के अंदर मैं आपको ये बताऊं वो ह्यूज सक्सेस रहे हैं, काफी सक्सेस मिली है। इसी वजह से तीसरी स्टेज जो है इसको लॉन्च किया गया है। पहली 2 जो हमारी स्टेजेस थी उसके अंदर हुआ क्या था, 4000 जो गेस्टेड ऑफिसर हैं यूनियन टेरिटरी के, तो ये लोग गए थे पंचायत के अंदर। तो एवरी पंचायत वॉज विजिटेड बाय दीज ऑफिशियल्स। तो होगा क्या, बेसिकली जब गेस्टेड ऑफिसर्स जो JNK के हैं, JNK एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जब पंचायत के अंदर जाते हैं तो उनको बेसिकली फर्स्ट हैंड वर्किंग के बारे में उनकी पता चलता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। तो ये जो सक्सेसफुल प्रोग्राम है इसकी तीसरी स्टेज आ चुकी है, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फोकस किया गया था, पहली स्टेज के अंदर जो बैक टू विलेज है, इसमें इंटरैक्टिव प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें पब्लिक ग्रीवांसेस के बारे में बात करी गई थी और क्या पब्लिक की डिमांड्स क्या हैं उनके बारे में समझा गया था, विलेज टू विलेज जाकर, पंचायत टू पंचायत जाकर। ये तो फेज 1 की बात हो गई। फेज 2 के अंदर क्या हुआ, फेज 2 का जो फोकस था वो था कि डेवोल्यूशन कैसे की जा सकती है। अब हमने पंचायत में जाके लोगों से मिलकर देख लिया कि उनकी ग्रीवांसेस क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। सेकंड स्टेज के अंदर हमने कहा कि ठीक है, अब हम आपको किस तरीके से पावर डिवॉल्व कर सकते हैं, मतलब पावर किस तरीके से डेवोल्यूशन कर सकते हैं, ताकि पंचायत के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने लेवल पर ही सोल्व कर ली जाए और उनकी जो डिमांड्स हैं वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाए। फेज 3 जो है वो डिजाइन किया गया ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। तो फेज 2 के अंदर क्या होगा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, और फेज 3 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रॉब्लम्स और जो डिमांड्स थी वो कैसे प्रॉब्लम्स उनकी रिजोल्व होती हैं और डिमांड्स कैसे मीट होती हैं। ये अब आगे आने वाले टाइम में हमें नेक्स्ट मंथ ही जो है इसका प्रोग्राम पूरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 स्टेज का प्रोग्राम था बैक टू विलेज, ध्यान रखिएगा, मेंस के लिखने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में है, गंगा डॉल्फिन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? गंगा डॉल्फिन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है गंजेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन इज वन ऑफ द 5 स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो विश्व के अंदर 5 तरीके की रिवर की डॉल्फिन पाई जाती है उसमें से ये एक है। इट इज फाउंड मेनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। वहां पे पाई जाने वाली ये एक डॉल्फिन है जो
कि पर्टिकुलरली गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड देन कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम के अंदर पाई जाती है। थर्ड, गंजेटिक डॉल्फिन रिमेन्स लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN। तो IUCN की आपको पता है रेड लिस्ट है, टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी के अंदर इसमें से कि IUCN का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे गंजेटिक डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन का स्टेटस वल्नरेबल बताया है। सोचिए, चलिए देखिए, बार बार अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर जो डॉल्फिन के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था गवर्नमेंट का प्लान प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जैसे टाइगर हुआ करता था उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इसको प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात करी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये प्रपोज प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली फोकस करेगा रिवर एंड मरीन डॉल्फिन। इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके कि रिवर डॉल्फिन तो इसमें होगी ही होगी और मरीन डॉल्फिन जो होगी उसको भी कवर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या ये गंजेटिक डॉल्फिन है? ये 5 प्रकार में से एक प्रकार है। यस, पहली स्टेटमेंट ठीक है, विश्व के अंदर जो रिवर डॉल्फिन हैं उसकी 5 प्रजातियां, उसमें से ये एक है। इट इज फाउंड मेनली इन, कहां पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र, मेघना, गंगा का जो एक रिवर सिस्टम है और साथ में कर्णफुली संगू का एक रिवर सिस्टम है, यहां पे पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन की बात करूं तो गंजेटिक डॉल्फिन की पॉपुलेशन अराउंड 2500 से 3000 के आसपास है। ठीक है, और अगर IUCN स्टेटस किसकी बात करूं तो इट इज नॉट वल्नरेबल, इट इज एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, वल्नरेबल नहीं है। इसी वजह से आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। चलिए कुछ इसकी देखिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जान लेना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे हम जो अभी क्वेश्चन इन डिस्कशन है इसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, हम नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारा कौन सा है? तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारा रिवर डॉल्फिन है और अक्टूबर 5, 2009 को इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो था वो डिक्लेयर किया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने डॉल्फिन को हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया था अक्टूबर 5 को, और इसी वजह से अक्टूबर 5 को हम नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसकी वजह से आपको चीजें याद रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अक्टूबर 5 को चुना और यहाँ पे अक्टूबर 5 को नेशनल एक्वाटिक एनिमल कहा और देन अक्टूबर 5 को ही हम डॉल्फिन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 3 के बारे में। आप जानते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 काफी सक्सेसफुल मिशन जो है वो रह चुके हैं और इंडिया को अगर हम कहें कि स्पेस के मामले में कंपेयर टू अदर कंट्रीज आगे लेके जाना हो तो इन मिशंस का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं बाय द अर्ली 2021। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में ये लॉन्च हो जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है। इट विल इंक्लूड अ लैंडर एंड अ रोवर। इसके अंदर एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। इट विल नॉट हैव एन ऑर्बिटर। इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे चंद्रयान 3 जो मिशन होगा इट विल बी अ रिपीट ऑफ चंद्रयान 2। ठीक है, इसके अंदर एक लैंडर और एक रोवर होगा। लैंडर रोवर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो ऑर्बिटर है उसका प्रावधान नहीं रखा गया। तो यहाँ पे अभी तक तो ये डिसाइड किया गया, हो सकता है आगे चल के ये चीज चेंज भी हो जाए। तो इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केशवानंद भारती केस के ऊपर है। बेसिकली केशवानंद भारती जो है, जो बेसिकली पर्सनैलिटी थी, उनकी अभी रिसेंटली उनका डिमाइस हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो ग्रीफ है, अपना जो दुख है वो प्रकट किया है उनकी डेथ के ऊपर। केशवानंद भारती जिनके ऊपर एक काफी फेमस केस है जो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए, उसको पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली कहती है केशवानंद भारती वाज द हेड सीयर ऑफ एंडियर मठ इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो केरला के अंदर जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहां के वो सीयर थे, हो सकता है। सेकंड, द केशवानंद भारती जजमेंट इज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो केशवानंद भारती जजमेंट है ये तो हमें पता है कि ये जजमेंट है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, पहली चीज तो ये, और क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर है, दूसरी चीज ये बेसिकली पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, बट क्योंकि करंट अफेयर्स में तो आपको पता होना चाहिए। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, केशवानंद भारती जजमेंट जो थी काफी इंपॉर्टेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हुआ क्या था,
पहले पार्लियामेंट जो होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर देती थी, ठीक है, और इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता था। लेकिन यहां पे कहा गया, देखिए इस तरीके से तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, तभी ये चीज जो थी केशवानंद भारती केस के अंदर उठ के आई कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो आप रहने दीजिए ना। अदरवाइज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आप उनके द्वारा बनाई गई पूरी चीज को ही चेंज कर दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ उनके बनाने का। तो यहां पे पार्लियामेंट की जो चेंजेस होते थे वो कहते थे ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, पहली चीज तो ये, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए घर है, घर के अंदर आप मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा तोड़ के दोबारा नहीं बना सकते, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। उसके अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कंट्री जो है अब 70 साल हो चुके हैं, 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बेशक से करिए, लेकिन उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है उसको चेंज मत करिए। तीसरी चीज ये थी कि अगर आप कुछ चेंज करते भी हैं, पहले ये था कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था कि आपने जो चीज करी है, जो चेंजेस करे हैं, क्या वो सही भी है या फिर सिर्फ अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए कर दिए। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की भी बात करी गई इस पर्टिकुलर जजमेंट के हिसाब से कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे जाएंगे उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। जुडिशरी देखेगी कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे गए हैं वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट भी है। सीयर का मतलब होता है प्रॉफिट, ऐसे इंडिविजुअल जो कि फ्यूचर की चीजों को देख सके, एक तरीके से दूरदृष्टि वाला इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती जी जो थे वो हेड सीयर थे, कहां पर, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर, एट नियर मठ के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी सी। चलिए मैं एक बार आपको उनकी फोटो दिखा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है एन FCRA लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स। तो फॉरेन फंड्स लेने के लिए जो NPOs होते हैं उनको FCRA लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, हो सकता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलिए देखिए, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे NGOs या NPOs ऐसे हैं जो कि हमारी कंट्री में हैं और फॉरेन फंडिंग इनको मिलती है, और ये हमारी कंट्री के अगेंस्ट में ही काम करते हैं, ठीक है, और इसी वजह से फॉरेन फंडिंग इनको दी जाती है। फॉरेन फंडिंग देने का मतलब ही यही होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको आप डिस्टेबलाइज करिए, कंट्री के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो पाए, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो इस चीज को स्क्रूटनाइज करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये NPOs हमारी देश के अगेंस्ट में ही काम करेंगे, डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, तो काम कैसे हो पाएगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। और बहुत सी ऐसी फॉरेन पावर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया आगे बढ़े। तो यहां पे इसी वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन NGOs को पालने के लिए दिया जाता है। और यहां पे FCRA लाइसेंस की जो एक कंडीशन लगाई गई थी वो इसलिए लगाई गई थी ताकि इस चीज को स्क्रूटनाइज किया जा सके, क्योंकि अच्छे NGOs भी हैं, ऐसे NGOs भी हैं जो कि सच में अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, देश के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। तो कैसे हम अच्छे NGOs को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुरे NGOs से अलग कर पाएंगे। तो यहां पे एक चीज मांगी गई कि आप FCRA लाइसेंस लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि पैसे आपको कौन दे रहा है और उसका पर्पस क्या है, ताकि हम ऐसे NGOs को रोक सके जो हमारे देश को आगे बढ़ने से, देश की प्रगति के अंदर बाधा डाल रहे हैं, एज कंपेयर टू ऐसे NGOs जो कि अच्छे हैं और हमारे देश की प्रगति के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो योगदान दे रहे हैं। तो यहां पर इस वजह से FCRA लाइसेंस जो था वो मैंडेटरी किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और ये जो स्क्रूटनाइज का पूरा स्क्रूटनी का जो काम रहता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सोच के नाम से ऐसा लग सकता है क्योंकि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। मैंने आपको मेंस के हिसाब से भी फोल्डर दे दिया है, मटेरियल दे दिया है, और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे इस चीज के बारे में आपको और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि कैसे दूसरी कंट्रीज जो है हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी न्यूज में इस वजह से था क्योंकि 6 ऐसे NGOs हैं जिनको FCRA के अंदर, मतलब बेसिकली उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलता है, उनका FCRA सस्पेंड किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ऐसा पाया गया कि उनके जो काम है वो देश की प्रगति के अंदर योगदान नहीं दे रहे हैं, रादर उनको जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। इसी वजह से FCRA कैंसिल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। अगेन जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मैं दोबारा से कहूंगा कि प्लीज 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 क्विजेज जो है वो करिए, जरूर करिए और इसे रिवाइज जरूर करिए। अब 15 दिन ही रह गए हैं आपके एग्जाम को, तो यहाँ पे आपने चाहे लक्ष्मीकांत एमसीक्यू की सीरीज को सब्सक्राइब किया हो या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज को सब्सक्राइब किया हो, अगर रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो सब कुछ जितना भी टाइम आपने दिया होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज जरूर करिएगा इसको exam.netmock.com पर जाकर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है वो exam.netmock.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्फूर्ति स्कीम के बारे में देखते हैं। स्कीम फॉर फंड फॉर रजिस्ट्रेशन रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये किसके अंदर आती है? तो यहाँ पे पहले भी हम इसके बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ नया फैक्ट आपसे डिस्कस करना है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम क्या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मीटी के अंदर आती है? सोचिए। चलिए देखिए, स्फूर्ति को हमने आई थिंक जुलाई के महीने में डिस्कस किया था और तब बात हुई थी कि अगरबत्ती इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई जो थी वो सामने आई थी, और अभी दोबारा से 4 सितंबर को कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं इस अगरबत्ती इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए एमएसएमई द्वारा करी गई है। तो जो स्फूर्ति स्कीम है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं आपको पता होना चाहिए। अभी हम क्या है बेसिकली 10 क्लस्टर्स जो हैं वो बनाने की बात करें अंडर स्फूर्ति। तो इसमें होगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है वो टोटल 50 करोड़ जो है वो इसके अंदर एलोकेट करेगी, और जिससे 5000 आर्टिजन्स जो है उनको फायदा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट होगी यहाँ पर। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है अगरबत्ती इंडस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है? पहली कहती है it will be used to finance economic infrastructure project identified under NIP National Infrastructure Pipeline, but social projects will be out of its ambit। तो NIP के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, लेकिन सोशल प्रोजेक्ट्स को भी बाहर रखा जाएगा। द टास्क फोर्स ऑन NIP वाज हेडेड बाय अतानु चक्रवर्ती। तो यहाँ पे जो NIP की जो टास्क फोर्स है इसको हेड कौन कर रहे थे? अतानु चक्रवर्ती कर रहे थे। हो सकता है जो ये इंस्टीट्यूशन है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली CBI CBC CAG के फेयर के विदाउट काम करेगा। सोचिए। चलिए देखिए, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ही ये जो पर्टिकुलर DFI है उसकी बात हो रही है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, ताकि जो एक इन्वेस्टमेंट गैप जो होता है, फाइनेंशियल गैप जो होता है उसको फिल किया जा सके। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो NIP के अंदर आइडेंटिफाई करे गए हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इवन सोशल प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस किया जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है और स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो चाहे वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हो NIP के द्वारा आइडेंटिफाई करे गए या फिर सोशल प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना होता है वो DFI के अंतर्गत करा जाएगा। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। टास्क फोर्स जो NIP की है दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसको कौन हेड कर रहे हैं? अतानु चक्रवर्ती, बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी। और यहाँ पे जो DFI होगा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये काम करेगा बिना किसी डर के CBI के, CBC के और CAG के। तो हमारा आंसर हो जाएगा D, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी दोनों ही करेक्ट है। ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिनको NIP के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है उसको फाइनेंस करने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग कैसे होती है? देखिए, अभी तक जो पैसा होता है वो बैंक से लिया जाता है, लेकिन बैंक्स जो हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक अभी तक साबित हो रहा था, इसीलिए, और वो बैंक्स अनेबल भी थे, इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये DFI को बनाने की बात करी गई है। बेसिकली आप इसको एक तरीके से डेवलपमेंट बैंक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसका काम करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट जो होते हैं उसको मोबिलाइज करेंगे, और यहाँ पे जो वेरियस एक मिसमैच रहा करता था अभी तक का लिक्विडिटी के अंदर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अंदर, उसको ये फिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 1 के बारे में बात करता है। चंद्रयान 3 अभी हमने देखा था और 1 भी न्यूज में था, किसी रीजन की वजह से वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चंद्रयान 1 को लेकर बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, ये मून के ऊपर इंडिया का पहला मिशन था, हो सकता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो ने इसे लॉन्च किया था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2012 में इसे लॉन्च किया गया था। न्यूज में क्यों है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट काफी ईजी क्वेश्चन है ये आपके पास। ईजी क्वेश्चन भी काफी
आ जाते हैं एग्जाम के अंदर 2 या 3, वहां पर तो वैसे ही गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं आपके लिए स्कोर करने के लिए। तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है इन 10 क्वेश्चन के अंदर, आंसर करिए इसको। चलिए, तो यहाँ पे रीसेंट इमेजेस जो है वो भेजी गई है चंद्रयान-1 के द्वारा। आपको पता है कि सक्सेसफुल मिशन था, हमारा पहला मिशन था मून के ऊपर, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अब जो चंद्रयान-1 ने फोटोज भेजे उसमें बताया कि पोल्स के पास, अगर हम मून की बात करें, रस्टिंग के कुछ साइंस जो हैं वो देखने को मिले और इसकी इमेजेस जो हैं वो भेजी गई हैं किसके द्वारा, यहाँ पे रस्टिंग की जो इमेजेस है वो चंद्रयान-1 के द्वारा भेजी गई है नीचे स्टेशंस के ऊपर। इसको इसरो ने ही लॉन्च किया था, बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि ये नई जानकारी आई है इसी वजह से चंद्रयान-1 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसको लॉन्च 2012 में नहीं किया गया था क्योंकि एक लैंडमार्क ईयर है 2008 का, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीएससी ऐसे नहीं करेगा कि मई 2008 का या फिर 24 मई 2008 का 25 मई 2008 दे दिया ताकि आपका यहाँ पे आपको सोचने में प्रॉब्लम और आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाए। ये पीसीएस के अंदर होता है, जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। जैसे हमारा ये जो मिशन था 22 अक्टूबर 2008 को था, लॉन्च किया गया था, तो कभी भी यूपीएससी इसको 20 अक्टूबर 2008 करके नहीं देगी, वो 3-4 साल का गैप जरूर देगी ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। न्यूज में क्यों था वो भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज के ऊपर है। तो ये जो नेवी की एक्सरसाइज है, पूछा गया किन 2 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है। क्या ये चाइना टर्की के बीच में होती है, रशिया टर्की के बीच में, इंडिया टर्की, पाकिस्तान टर्की। देखिए टर्की तो आंसर होगा ही होगा, बाकी कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है टर्की के साथ वो सोचिए। चलिए देखिए, टर्की आप जानते ही हैं कि टर्की का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, ग्रीस हो गए, ग्रीस एंड साइप्रस के साथ। तो यहाँ पे इस वजह से टर्की जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है रशिया के साथ मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर। अभी हुई नहीं है, आगे होने वाले टाइम में होगी, अभी इसे सिर्फ अनाउंस किया गया है। सो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब ये होती क्यों है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी क्यों गई है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली जो मेडिटेरेनियन के अंदर जो एनर्जी रिच रिसोर्सेज है उसको लेकर है। बिकॉज जब भी कंट्रीज आपस में होंगी तो डेफिनेटली जो रीजन है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर कोई ये कोशिश करेगा कि जो भी रिसोर्स रिच एरिया है वो उसको मिल जाए। चाइना भी अगर आप देखें तो यही कर रहा है। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो जापान हो गया, चाइना हो गया, साथ में ही दूसरी कंट्रीज इंडोनेशिया से लेकर साउथ कोरिया तक, उनके बीच में भी वेरियस आइलैंड्स को लेकर इसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे यूनिक बात यह है क्योंकि टर्की जो है इट्स अ नेटो मेंबर, टर्की एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और नेटो जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली रशिया के साथ इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी ड्रिल नहीं करते हैं, क्योंकि नेटो का इंक्लिनेशन जो है वो यूएस की तरफ ज्यादा है, और यूएस और रशिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये पहली बार ऐसा होगा अगर 2 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है कि नेटो मेंबर जो होगा वो रशिया के साथ इस तरीके की ड्रिल कर रहा होगा। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी कुछ सालों में देखा गया कि जो टर्की है इसका झुकाव रशिया की तरफ कुछ ज़्यादा ही हुआ है, और इसके मिलिट्री रिलेशन हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टाइज हो, वो रशिया के साथ ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पोषण अभियान को लेकर है। पूछा गया पोषण अभियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज लॉन्च्ड इन 2018, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। एवरी ईयर द पोषण माह इज सेलिब्रेटेड अंडर पोषण अभियान। तो पोषण मंथ जो होता है, पोषण का महीना जो होता है, वो पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल मनाया जाता है। हो सकता है ये भी, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। सोचिए। चलिए देखिए, तीसरी बार 3rd एडिशन जो पोषण माह का है, मतलब पोषण मंथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि सितंबर आप जानते हैं अभी शुरू हुआ है, तो सितंबर 2020 के अंदर इसका 3rd एडिशन जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2018 में इस अभियान को लॉन्च किया गया था, तो 2018, 2019, 2020 तीसरा एडिशन जो है पोषण महीने का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसे WCDB कहते हैं, इसके अंतर्गत ये पर्टिकुलर अभियान आता है। इसलिए तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, पोषण अभियान प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ मेंस के हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अगर हम पोषण अभियान की बात करें वो है कि जन भागीदारी होनी चाहिए। जन भागीदारी मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा सके।
ठीक है, ये जो फ्रेजेस मैं यूज कर रहा हूँ, जन भागीदारी, जन आंदोलन, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी इसको यूज कर सकते हैं जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं। इस तरीके की लैंग्वेज ही आपको लिखनी है। अब होगा क्या, देखिए, जन भागीदारी होगी, जन आंदोलन होगा, तो जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसको दूर किया जा सकेगा, और हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है बच्चों की, उसे एंश्योर किया जा सकेगा, विमेन की, उनको भी एंश्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके अंदर SAM, दैट इज सिवियरली एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उनके लिए जो पोषण वाटिकाज होती हैं, जिसको हम न्यूट्री गार्डन्स कहते हैं, वो उन पे खास तौर पे फोकस रखेंगी ताकि उनकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, प्रॉपर टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सके, और अवेयरनेस जनरेशन की बात भी इसके अंदर करी गई है। यही 5 पॉइंट्स जो होते हैं, आपको मेंस के अंदर अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण अभियान के ऊपर, आपको लिखनी होती है ताकि आप अपना एक अच्छा आंसर कर सकें, और इसी तरीके के कीवर्ड्स ही आपको यूज करने होते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे। रिवीजन को आपको मिस नहीं करना, ये आपकी पहली रिवीजन होगी। दूसरी रिवीजन आप अपने स्कोर के हिसाब से करेंगे 24 घंटे के अंदर। शुरुआत हमने बैक टू विलेज से करी थी, जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। 3 फेजेस का ये प्रोग्राम था। इसके अंदर पहले फेज के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स थे वो पंचायत में गए थे, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सुनी थी। सेकंड फेज के अंदर डेवोल्यूशन की बात हुई थी कि हम आपको पावर देंगे। तीसरी स्टेज के अंदर यहां पर बात करी जा रही है कि हम रेमेडीज जो है वो फाइनली अचीव कर लेंगे, डिमांड्स जो आपके वो मीट कर लेंगे। फिर हमने गंजेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के ऊपर डिस्कस किया था। 5 प्रजातियों में से एक प्रजाति है। इंडिया के अंदर बेसिकली गंगा में 2500 से 3000 संख्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो पूरा रिवर सिस्टम है वहां पर मिलती है ये, और अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वो एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे ये भी बात करी थी, अक्टूबर 5, 2009 को प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने नेशनल एक्वाटिक एनिमल इसको डिक्लेयर किया था, और अक्टूबर 5 को ही हम नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के तौर पे मनाते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में देखा था, लैंडर और रोवर अवेलेबल रहेंगे, ऑर्बिटर इसके अंदर नहीं हो। अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 जो है अगले साल 2021 में जो इनिशियल मंथ्स होंगे तब तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। देन हमने डिस्कस किया था चंद्रयान 1 के बारे में भी, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद डिस्कशन हुआ था केशवानंद भारती केस में। बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते हैं, और जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करते हैं उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो लागू होता है। तो ये कहाँ से थे, एडनियर मठ से, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला से। एक प्रॉफिट थे, एक सीयर थे, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने शोक जो है वो अपना अभिव्यक्त किया है। इसके बाद FCRA के बारे में देखा था। लाइसेंस जरूरी होता है, मैंने आपको अच्छी और बुरी दोनों तरीके के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था। स्क्रूटनी जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा करी जाती है। रिसेंटली 6 ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अभी बैन किया गया है, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि उनके यहाँ पे जो मनी यूज हो रही है वो अच्छे कामों के लिए नहीं हो रही है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्फूर्ति के बारे में देखा था, MSME के अंदर आती है। यहाँ पे अगरबत्ती इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने की बात करी गई है। फिर हमने DFI, जिसे आप डेवलपमेंट बैंक्स भी कह सकते हैं, उसके बारे में देखा था। यहाँ पर इकोनॉमिक या सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए बताया गया है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अनेबल हैं इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। NIP के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे गए, NIP क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उन्हीं को ही फाइनेंस किया जाएगा, और CBI, CBC, CAG के परे रहेगा ये। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था चंद्रयान 1 के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट मिशन था हमारा मून के ऊपर, इसरो ने लॉन्च किया था 2008 के अंदर। रिसेंटली इन्होंने कुछ फोटोज भेजी हैं जिसमें मून के पोज के ऊपर रस्टिंग के कुछ जो साइंस हैं वो दिखे हैं। लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज टर्की रशिया के बीच में, टर्की नेटो मेंबर्स हैं, थोड़ा सा आयरोनिक था, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। साइप्रस और ग्रीस जो है वो बेसिकली उनके साथ ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में रहता है रिसोर्स को लेकर। पोषण अभियान काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2018 में लॉन्च किया गया था। पोषण माह तीसरी बार मनाया जा रहा है। 2020 के अंदर सितंबर का महीना पोषण माह होता है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसके अंदर बात करी गई है जन आंदोलन की, ताकि अवेयरनेस के साथ साथ जो मेल न्यूट्रिशन है उसको भी दूर किया जा सके। जन भागीदारी की बात भी इसके अंदर करी गई है। साथ साथ पोषण वाटिकास, जिसको न्यूट्री गार्डन्स कहते हैं, उसके बारे में भी बात करी गई है, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं उन पे ध्यान दिया जा सके, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सके, और अवेयरनेस जनरेशन भी कराया जा सके। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिएगा। जो इसकी सेकंड रिवीजन रहेगी उसके लिए मैं 6 बजे 6 PM को जो ये वीडियो है इसका लिंक दोबारा से, जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे उस ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये दोबारा एक दिन में इसे रिवाइज करना ही है। चलिए, प्रीलिम्स के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। असम राइफल जो हमने कल पढ़ी थी वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें
मिथुन बस्तिया ने करेक्ट आंसर किया। मिथुन, आप हमें बताइएगा netmockprep@gmail.com के ऊपर कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी भाषा में चाहिए या इंग्लिश के अंदर। जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। 6 स्कोर किया है, 6 से ज़्यादा किया है, देन यूर इन द सेफ जोन। नहीं भी किया है तो भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मिल जाएगी। और आपका कोई भी डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।